कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूं। 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी सोनम, उसके दोस्त राज कुशवाहा और उन तीनों कातिलों को, जो मेघालय पुलिस की कोर्ट में पेश किया गया। वो 8 दिनों की पुलिस रिमांड आज ख़त्म हो गई। इन सभी को फिर से मेघालय पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया और अब से कुछ देर पहले जो मेघालय से रिपोर्ट आई है वो ये है, मेघालय पुलिस ने इन 5 की और पुलिस कस्टडी मांगी थी। मैक्सिमम पुलिस कस्टडी 14 दिन की होती है, आपको बता चुका हूँ, 14 डेज मैक्सिमम। उसके बाद जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है, यानी न्यायिक हिरासत यानी जेल। और पुलिस कस्टडी में पुलिस के थाने में लॉकअप में ही रखा जाता है जहाँ पूछताछ होती है। तो और सबूत और एविडेंस कलेक्ट करने के नाम पर मेघालय पुलिस ने कोर्ट के सामने फरियाद की कि इन सभी की पुलिस कस्टडी और दी जाए। लेकिन फिर कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद जो तीनों कातिल थे, जो आकाश, इसके अलावा विशाल और आनंद, इन तीनों को तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, यानी अब जेल में। अब इनसे अभी पूछताछ की कोई ज़रूरत अब शायद बचेगी भी नहीं। लेकिन जो मेन एक्यूज्ड हैं, 2 कॉन्स्पिरेटर, जो 2 साजिश करने वाले सूत्रधार, मास्टरमाइंड, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी, इन दोनों की 2-2 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी गई। यानी अब ये दोनों 2 दिन और मेघालय पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और वहाँ इनसे पूछताछ होगी, कुछ कड़ियों को और जोड़ा जाएगा, जो भी और चीज़ें हैं उस सिलसिले में। मेघालय पुलिस की एक टीम लौटी भी है अभी इंदौर से और वहाँ पे वो राजा के घर गई पुलिस। इसके अलावा सोनम के घर गई, सोनम के पेरेंट्स से पूछताछ हुई, राजा के भी पेरेंट्स से पूछताछ हुई, भाइयों से पूछताछ हुई। और वो सारी पूछताछ और ज़रूरी जो भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद मेघालय पुलिस मेघालय लौट चुकी है। और अब सोनम और राज कुशवाहा 2 दिन और मेघालय पुलिस के मेहमान होंगे। उसके बाद मुझे लगता है इन दोनों को भी जेल भेज दिया जाएगा और अब अगले आने वाले वक्त में न मालूम कितने महीने, साल, शायद ये 5 मेघालय की ही जेल में होंगे। हालांकि वहाँ का मौसम ठीक ठाक है, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले बारिश होती है, टेम्परेचर भी ठीक है, तो जेल में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, गर्मी भी नहीं लगेगी और थोड़ी ग्रीनरी भी है, तो वक्त सही कटेगा। तो ये तो हुई अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार रिपीट कर चुका हूँ मैं कि हर क्राइम से पहले हर कातिल को जो प्लान करके करता है या अचानक करता है, एक ही चीज़ दिमाग में चलता है कि पकड़ा नहीं जाऊँगा, पुलिस को गुमराह कर दूँगा, कुछ और दिखाऊँगा, किया मर्डर है, हादसा दिखा दूँगा। अब आप बेवकूफ़ी और ऐसी सोच की इंतहा देखिए। एक पढ़ा लिखा इंसान, हालांकि वो कातिल नहीं है, फर्स्ट क्राइम था उसका, लेकिन वो अपनी ही गर्लफ्रेंड के गले पर तेज़ धार हथियार से वार करता है, उसके जिस्म पर कई बार वार करता है। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो हाथ की उसके अंगूठा कट जाता है। मतलब उसके गर्दन पर, हाथ पर, सीने पर चाकू के कई घाव। और फिर जब उसे लगता है वो मर गई तो ले जाकर नहर में फेंक देता है, ये सोचकर कि लाश मिलेगी तो ये होगा कि नहर में डूबकर मौत हो गई। अब उसे कौन समझाए कि डूबने से, लाश बरामद होने से भी अगर पुलिस उसको लेकर जाती है तो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता देगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मरने की वजह क्या है। पहले तुम मार रहे हो जिंदा चाकू से, फिर दिखा रहे हो कि डूबने से मौत दिख जाए, कैसे मुमकिन है। लेकिन जब इस तरह का कोई क्राइम करता है तो उसका दिमाग जो है ना वो ब्लाइंड हो जाता है और इसीलिए फिर वो एक गलतफहमी में जीता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक उभरती हुई मॉडल जो हरियाणवी म्यूज़िक एल्बम में ख़ास तौर पर काम किया करती थी। इस मॉडल का नाम है, जो बहुत ही मतलब हरियाणा के सर्किल में आजकल काफ़ी नाम था, उसकी वजह ये थी कि इसके अपने चैनल और फिर वीडियो म्यूज़िक एल्बम उसमें काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। तो शीतल उर्फ सिमी चौधरी, शीतल उर्फ सिमी चौधरी, शीतल की एक बहन की शादी हो चुकी, बहन के हस्बैंड यूएस में रहते हैं। 14 जून को शीतल दिल्ली से हरियाणा पहुंचती है, पानीपत में एक गांव है जहां पर उस दिन उसके एक म्यूज़िक एल्बम का शूट होना था। और ये शूट होना था, जो शीतल जिस गांव में गई थी उस गांव का नाम है अहर गांव।
तो अहर गांव में एक लोकेशन था, जो भी डायरेक्टर था म्यूज़िक शूट करना था, तो शूट के लिए जो जगह चुनी थी वो एक गौशाला थी, जहाँ तबेला भी आप कहें वो जगह थी, वहाँ पे गाय भी थे, बराबर में तबेला भी था। तो उसी लोकेशन पे शूट हो रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक और हरियाणवी सारी चीज़ें दिखाई जानी थी। तो शीतल पहुंचती है इस गांव में, यहाँ शूट करती है। उसकी बहन को पता है, उसी गांव के पास रहने वाली। शूट वूट करके अब इसको रात को अपने घर लौटना था सिस्टर के। शूट ख़त्म हो गई, इसके बाद रात बीती, लेकिन शीतल घर नहीं लौटी। अब घर नहीं लौटी तो बहन परेशान। अगले दिन तमाम शूट पे शामिल डायरेक्टर, को स्टार सबसे पूछताछ की, पता चला वो तो निकल गई, लेकिन कहीं मिली नहीं। तो परेशान हाल बहन ने आखिरकार जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस ने मिसिंग की रिपोर्ट लिख ली। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे को देख रही है। तो पहला सीसीटीवी कैमरा पुलिस को मिलता है एक पार्किंग का। उस पार्किंग में एक लड़का और एक लड़की एक कार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही सीसीटीवी कैमरा है। अब इसमें पुलिस पहचान गई कि ये जो लड़की है ये कोई और नहीं बल्कि शीतल है, यानी कि सिमी चौधरी। और वो लड़का जो है उसके घर वालों को दिखाया गया, तो शीतल की बहन ने पहचान लिया। उसने कहा ये सुनील है, शीतल का बॉयफ्रेंड। अब ये हुआ कि, और ये तस्वीर 14 जून की रात की थी, ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हो। तो अब ये हुआ कि आखिरी वक्त में शूटिंग ख़त्म करने के बाद वो सुनील के साथ थी। अब पुलिस सुनील का फ़ोन मिला रही है, सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ। पुलिस अब इधर उधर तफ्तीश कर रही है, कोई अता पता नहीं। तभी 15 जून की अब तारीख हो चुकी थी, रात भर तो लौटी नहीं शीतल। 15 जून को पानीपत के पास एक नहर है, उस नहर में एक कार तैरती हुई मिली। कुछ लोगों ने देखा कि एक नहर में कार गिरी हुई है, लोग हैरान। तो फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। इसके बाद पुलिस बचाव दल वहाँ पहुँचा, और इत्तेफाक से इस कार को जब नहर से निकाला जा रहा था तब कुछ लोगों ने शूट भी किया। तो ये नहर में वो डूबी हुई कार और उसको निकालने का वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तब उस कार को नहर से निकाली गई। इत्तेफाक से उस डूबती हुई कार से के पास नहर से ही एक ज़ख्मी इंसान भी बाहर निकलता है। वो खुद ही निकल गया था बाहर, और बाहर निकलने के बाद फिर लोग उसे अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो ज़ख्मी था, उसके हाथ पे भी चोट के निशान थे, और नहर गहराई वाली। तो खैर उसको भेजा गया। अब इधर जो पुलिस शीतल की गुमशुदगी की जांच कर रही है, उसे इस कार के बारे में पता नहीं। उसे इस कार के साथ एक ज़ख्मी शख्स बरामद हुआ, उसके बारे में भी पता नहीं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, ढूंढ रही है, कोई सुराग, कोई कुलू, कुछ नहीं मिल रहा है। 14 की रात से गायब थी शीतल। 15 जून की तारीख आ गई, लेकिन 15 जून को भी शीतल तो मिली नहीं। हाँ, उस जगह से दूर एक पानीपत के नहर से ये कार बरामद हुई। अब 16 जून की तारीख आ गई, पुलिस अब भी शीतल को ढूंढ रही है। तीसरा दिन है उसकी गुमशुदगी का। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि पानीपत से दूर सोनीपत में एक नहर से एक लड़की की लाश मिली है। अब इत्तेफाक से ये वही नहर है जो गुजरते हुए सोनीपत पानीपत को क्रॉस करती है। अब जैसे ही पता चला, पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, नहर से उस लाश को बाहर निकाला गया। लाश फूल चुकी थी। जब पुलिस बाहर निकालती है तो देखती है उसके गले पर कट के निशान है, हाथ भी इंजर्ड है। अब लाश इस तरीके से फूली हुई थी कि फिर चेहरे से पहचानना मुश्किल था, लेकिन लाश के जिस्म पर, गर्दन पर, कुछ जगहों पर टैटू के निशान थे। इधर शीतल गुम है, पुलिस को डाउट हुआ, तो अब कैसे पहचाने? तो शीतल की बहन को बुलाया गया और कहा गया ये लाश नहर से मिली, आप देखिए। शीतल की बहन जैसी आती, उस लाश के उस टैटू को देखती है, वो रोने लगती है। उस टैटू से शिनाख्त हुई कि यह लाश शीतल की है। अब पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस पूरे केस की तफ्तीश कर रही है। तो शीतल की बहन से पूछा गया, जो शख्स सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा आखिरी वक्त में कार में, जिसके साथ शीतल जा रही है, वो कौन और क्या? तो पहले ही उन्होंने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था। उन्होंने कहा इसका नाम सुनील है, ये एक होटलायर है, किसी होटल का मालिक है, और पिछले कुछ वक्त से शीतल जो है इसी के होटल में काम कर रही थी, नौकरी। और फिर धीरे धीरे वो इसके साथ अपना मॉडलिंग और बाकी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती थी। उसके इंस्टाग्राम पे भी कई लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन वो रिलेशनशिप में थी सुनील के साथ। अब पुलिस ने सुनील की कुंडली खंगालनी शुरू की।
तो पता चला कि सुनील की तो शादी हो चुकी, 2 बच्चे हैं। फिर और जब सोनीपत से लाश मिली थी, फिर पानीपत से जो कार मिली, उन दोनों कड़ियों को जोड़ा गया। पूछा गया भाई वहाँ से एक कार में लाश मिली, क्योंकि नहर से इधर लाश मिलती उधर कार मिलती है। तो पता चला कि जिस कार के साथ जो जख्मी इंसान मिला था वो कोई और नहीं बल्कि सुनील था, और सुनील हॉस्पिटल में एडमिट था। अब पुलिस पहुंचती है हॉस्पिटल, डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर कहता है कि अभी थोड़ा इनको ठीक होने दीजिए। पुलिस वेट करती है। इसके बाद जैसे ही थोड़ी हालत उसकी बेहतर होती है, पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और लेकर निकल लेती है। अब इसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर पूरी कहानी कुछ यूँ आती है। शीतल म्यूज़िक एल्बम और म्यूज़िक की इंडस्ट्री में एक मॉडल के तौर पर अपना नाम कमाना चाहती थी, दिखने में खूबसूरत। साथ ही उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की तो उसे नौकरी भी करनी थी। तो इधर उधर कई नौकरी करने के बाद एक होटल में उसे नौकरी मिली। ये होटल इत्तेफाक से सुनील का था। धीरे धीरे सुनील शीतल को प्यार करने लगा, शीतल भी सुनील से प्यार करने लगी। दोनों के बीच में करीब 4 साल से ये रिश्ता चला आ रहा था। बट फिर तभी शीतल को पता चला कि सुनील तो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। अब तक वो इसी गलतफहमी में थी कि वो कुंवारा है और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं ये तो शादीशुदा है, तो शीतल को झटका लगा और उसने अब सुनील से दूरी बनानी शुरू कर दी। सुनील को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि सुनील शीतल के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वो शीतल को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुनील के शादीशुदा होने की बात जब शीतल को मालूम हुई तो शीतल ने फ़ौरन किनारा कर लिया, और सुनील ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो लगातार उसे समझाता, वो मना करती, और फिर वो अपने इस म्यूज़िक एल्बम इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में अपने आप को एक तरह से बिज़ी रखने लगी। अब उसकी दूरी, उसकी बेरुखी धीरे धीरे सुनील को परेशान और ज़्यादा करने लगी। कई बार उसने उसे धमकाया भी। अब सुनील अपने कार में एक तेज़धार हथियार रखने लगा। उसे लगा कि अगर उसने शादी से सचमुच इनकार किया तो वो मार डालेगा। ये सब एक तरफा इश्क और इन सारी चीज़ों का अंजाम ऐसे ही कुछ होता है। तो खैर वो बीच बीच में बात करता रहा, लेकिन शीतल उससे दूर भागती रही। आखिरकार 14 जून को सुनील को पता चला कि एक उसी के पानीपत के गांव में उसकी एक शूटिंग है म्यूज़िक एल्बम की। सुनील वहाँ पहुँच गया। जब सुनील पहुँचा तो वहाँ उसे देखकर शीतल पहले तो घबराई, लेकिन फिर कहा ठीक है, इतने लोग हैं। बाद में उसने सुनील ने कहा कि देखो मैं बदल गया हूँ और तुम वो सारी चीज़ें भूल जाओ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तब रात के करीब 10:15 साढ़े 10 बज चुके थे। इसके बाद शीतल को भी लगता है कि चलो ठीक है, ये सब शादी वादी की अब बात करेगा नहीं। उसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं। लेकिन जब कार में बैठ कर निकलते हैं, थोड़ी ही दूरी पर फिर से वही शादी का राग सुनील शुरू कर देता है। शीतल फिर मना करती है और कहती है कि देखो तुम एक शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा परिवार घर बर्बाद नहीं करना चाहती, और मैं इसी गलतफहमी में थी और तुमने धोखा दिया। तुमने बताया नहीं कभी कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तो तुमसे तो मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात ने सुनील को इतना गुस्सा दिलाया कि कार के डैशबोर्ड में जो चाकू रखा हुआ था उसने निकाला और उसी कार के अंदर शीतल पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। शीतल खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश की उसने, अपने हाथ को भी आगे किया, चाकू छीनने की कोशिश की। उसी कोशिश में उसका अंगूठा कट गया, हाथ पे बहुत सारे जख्म आए। फिर उसने धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा मारा कि वो धीरे धीरे निढाल होती गई। फिर उसने उसके गले पे चाकू का एक वार किया और वो शायद घातक हुआ। थोड़ी देर के बाद अब शीतल कार के अंदर मर चुकी थी। अब सुनील को एहसास हो चुका था। अब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद अगले 1 घंटे तक 12 बजे रात को वो उस कार में एक डेड बॉडी लेकर, वो भी फ्रंट सीट पर आगे, घुमाता रहा सुनसान सड़क पर। क्या करें क्या करें क्या करें। 1 घंटे तक उस लाश के साथ घूमने के बाद आखिरकार उसे आइडिया आया। वो वहीं नहर के किनारे गया। नहर के किनारे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी, शीतल की लाश को बाहर निकाला और नहर में फेंक दिया धक्का देकर। अब शीतल की लाश पानी के बहाव के साथ बह गई। अब उसे लगा कि ये एक्सीडेंट दिखना चाहिए कि कार जो है हमारा वो नहर में गिर गया और मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, और शीतल की लाश तो अब शायद मिले ना मिले। इसके बाद उसने उस कार में वो खुद बैठा, और वो एक अच्छा तैराक था।
इसकी वजह से ही वो पकड़ा गया। तो तैराक था, कार के अंदर बैठता है और फिर कार को स्टार्ट करता है और सीधे ले जाकर नहर कार को गिरा देता है। कार नहर के अंदर, उसके बाद वो कार से बाहर निकल आता है, तैरते हुए किनारे आता है और फिर किनारे आने के बाद खुद फ़ोन करता है पुलिस को कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जो वहाँ की लोकल पुलिस इस नंबर पे, और फिर वो पुलिस आती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसने अपने हाथ पे भी चाकू का कट मार दिया था ताकि ये लगे शीशा या एक्सीडेंट इन सब में हुआ है। और फिर बाद में उस कार को नहर से निकाली गई। अब कार मिली इधर सोनीपत में, बल्कि पानीपत में, और उधर लाश बहते हुए पहुंच गई सोनीपत, जो 16 जून को मिलती है। 14 जून की रात को लाश को नहर में फेंकी, लेकिन 16 जून को मिली, जबकि कार 15 जून की पानी से बाहर आ चुका था। तो उसने भी यही कहानी सुनाई कि एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शीतल की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि जो गले पे कट था, उसका गला काटा गया था, उससे उसकी मौत हुई। एक्सेस ब्लीडिंग से मौत हुई। भेद खुल गया। फिर सुनील ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ हो रही है। और जो शुरुआती उसने बोला वो यही था कि मुझे शीतल का शादी से इनकार करना बहुत गुस्सा दिला गया और मैं नहीं चाहता था कि शीतल शादी से इनकार करे। मैं उससे शादी करना चाहता था, वो मुझसे कर नहीं रही थी, और इसी गुस्से में उस रात झगड़ा हुआ और मैंने अचानक उस पर हमला कर दिया। और बाद में डर से कि पकड़ा ना जाऊँ, मैंने उसकी लाश फेंक दी और ये दिखाने के लिए मैंने अपनी कार भी नहर में उतार दी। और शीतल की लाश इसलिए फेंकी ताकि लगे कि वो एक हादसे में डूबकर उसकी मौत हो गई। लेकिन हादसे में गले पे कट के निशान नहीं आते हैं, चाकू के तेज़धार हथियार के, अंगूठा नहीं कटता है। ये बेसिक चीज़ें जो है सुनील को नहीं शायद समझ में आया उस वक्त। बुरे काम का बुरा अंजाम। बेचारे शीतल अब इस दुनिया में नहीं। सुनील जो उससे शादी की ख्वाहिश रखता था, अब उम्र जेल में कटेगी। और जो उसका अपना परिवार, बीवी और दोनों बच्चे, जिनका कोई कसूर नहीं, वो इस सारे दर्द को अब हमेशा के लिए सहेंगे। इसीलिए कहते हैं जुर्म का अंजाम हमेशा बड़ा तकलीफ दे, बहुत बुरा होता है। प्रकाश, ऐसे क्राइम करने वाले पहले से ही इस अंजाम के बारे में सोचना शुरू करें, बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म। करीब 15 साल पुरानी बात है। 2010, डेट शायद 24 फरवरी 2010। ग्वालियर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इत्तेफाक से 2 बार यहाँ मुझे मैच देखने का मौका भी मिला है। यहाँ काफ़ी सपाट पिच है, काफ़ी रन बनते हैं। ये वही क्रिकेट स्टेडियम है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर का, जिसमें 2010 24 फरवरी को हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक, यानी पहली डबल सेंचुरी बनाई थी 2010 में। और तब वनडे क्रिकेट 50 ओवर्स के इतिहास में ये पहली डबल सेंचुरी थी, जो उससे पहले नामुमकिन था। बाद में हालांकि फिर वीरेंद्र सहवाग ने 1 से ज़्यादा बार बनाया। 15 साल के बाद सितंबर का महीना, और यही कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर, तारीख 12 सितंबर 12 सितंबर 2025, दिन फ्राइडे, दोपहर का वक्त। ठीक इस स्टेडियम के बाहर एक सड़क जाती है। उस सड़क पर एक शख्स, एक महिला, एक चलते हुए ऑटो से खींचता है और नीचे गिरा देता है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक जब ये मंजर देखते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं। फिर तभी वो शख्स अपनी जेब से एक तमंचा निकालता है, देसी कट्टा था वो। जब उसके हाथ में कट्टा देखते हैं तो भीड़ जो है वो पीछे की तरफ सहम कर खड़ी हो जाती है। अब धीरे धीरे तमाशबीनों की तादाद बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में सैकड़ों तमाशबीन वहाँ मौजूद थे। इस दौरान में वो शख्स जिसने चलती ऑटो से उस महिला को नीचे खींच कर उतारा था, वो गुस्से में उससे कुछ बातें करता है और फिर बातें करते करते अचानक वो तमंचा उसकी तरफ तानता है और फिर एक के बाद 1 2 3 4 5 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। एक गोली सड़क में जाकर धंस जाती है, बाकी की 4 गोली उस महिला को लगती है, उसके सर पर, चेहरे पर और गर्दन के पास। गोली चलती है, लोग और सिहर उठते हैं, अपने कदम पीछे खींचते हैं, लेकिन अब भी वहीं जमे हुए हैं। थोड़ी देर में अब पुलिस भी मौके पर है। अब सैकड़ों की भीड़ है, पुलिस है,
ये शख्स है और पथरीली सड़क पर वो महिला, अब भी उसकी सांसें चल रही हैं, शायद आखिरी सांसें गिन रही है। लेकिन इन भीड़ या पुलिस वालों को देखकर वो शख्स वहाँ से भागता नहीं है। वो पहले उसी के पास खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे कदमों से थोड़ा पीछे हटता है। पीछे एक दीवार है और उस दीवार की ओट में वो बैठ जाता है। हाथ में अब भी उसके तमंचा है और इस तमंचे को देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आए, उसे पकड़े, या वो जो आखिरी सांसें गिन रही है सड़क पर उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाए। पुलिस अब पहुंच जाती है, लेकिन वो बेफिक्र, बल्कि कुछ लोग कुछ कहते हैं भीड़ में से, तो अचानक बोलता है, डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। फिर वो बड़े इत्मीनान से फ़ोन निकालता है अपना। फ़ोन निकालने के बाद अब वो सोशल मीडिया पर जाता है, फेसबुक पर, और इसके बाद वो फेसबुक पर लाइव करता है। कुल 1 मिनट और 33 सेकंड तक सामने वो महिला सड़क पर लहूलुहान पड़ी है, एक एक सांस कीमती है, अब भी सांसें चल रही हैं, आखिरी की शायद चंद सांसें हैं। 4 गोली उसे लग चुकी है, सैकड़ों की भीड़ है, पुलिस मौजूद है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह वो शख्स उसी घायल महिला के करीब बैठकर ज़मीन पर मोबाइल से अब सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव कर रहा है। लाइव वो एक तरह से इस क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक मर्डर की रनिंग कमेंट्री सुना रहा है और फिर इस कमेंट्री में वो सारी बातें कहता है। इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, 1 मिनट जो कुछ वो कहता है पहले वो सुनिए। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ मेरी बीवी है भाई, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, ये कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, तुम लोगों से मैं कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। वो सब कुछ बोल चुका। इस दौरान में से भीड़ में से कई आवाज़ आ रही है, तमंचा फेंक दो, आ जाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हो रही आगे बढ़ने की। अब फिर पुलिस वालों को लगता है कि कुछ करना, धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। तभी पुलिस वालों के हाथ में जो हथियार कारबाइन, उनमें से एक को कहा जाता, भाई निशाना लो, शायद वो डर जाए, तमंचा फेंक दे, सरेंडर कर दे। कारबाइन से गोली चलाती है ग्वालियर पुलिस, पर कमाल ये है कि गोली चलती ही नहीं है। शायद गोलियां कम चलाने का मौका मिलता है और अपने देश में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ एंड टाइम पर गोलियां नहीं चलती। कारबाइन से गोली चली नहीं। फिर ये हुआ कि तब तक टीयर गैस गन भी आ चुका है कि अब उससे फायर करो। तो टीयर गैस से फायर करने से हो सकता है धुआं उठे, आंखों में जलन हो, वो खड़ा हो, भागे, उसे दबोच ले। पर पहले 1-2 कोशिश में टीयर गैस भी फायर ही नहीं होता, जंग लग चुका था शायद। खैर, इसके बाद एक कोशिश में वो चल पड़ता है। टीयर गैस की जो शेल है वो सीधे जाकर उस शख्स के पैर में लगता है, वो अचानक खड़ा हो जाता है। इसके बाद तस्वीर दिखाती है कि वो लंगड़ा रहा है और लंगड़ा कर उसके लेफ्ट साइड में एक पेड़ है, खंबा है, वो उसकी ओट में जाकर खड़े होने की कोशिश करता है। इसके थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस उसके करीब तक पहुंचती है, फिर लोग पहुंचते हैं। 30 मिनट पूरे बीत चुके थे इस दौरान। 30 मिनट तक इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर सैकड़ों तमाशबीनों और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा। 30 मिनट के बाद उस शख्स पर काबू पाया गया और जैसे उस शख्स पर काबू पाया गया, उसकी तमंचा, उसका पिस्टल उससे छीन लिया गया। अब हर एक कोई वहाँ बहादुरी दिखाने लगता है लात घूंसों से। फिर उसकी ज़बरदस्त पिटाई होती है, फिर उसे टांग कर वहाँ से ले जाया जाता है। इस दौरान में उस महिला को भी फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। उम्मीद कम थी, शायद आखिरी सांस वो उस पथरीली सड़क पर ही ले चुकी थी।
दम तोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि तो आपने कहानी सुन ली, तस्वीरें भी देख ली, लाइव सोशल मीडिया फेसबुक पे जो कुछ उसने कमेंट्री सुनाई वो भी आपने सुन ली। अब इसके पीछे की कहानी, जिस शख्स के हाथ में आपने तमंचा देखा जो सड़क पर बैठा हुआ है, उसका नाम है अरविंद ठाकुर उर्फ अरविंद परिहार। अरविंद परिहार की एक छोटी सी कहानी है। ये ग्वालियर का रहने वाला है। इसकी ज़िंदगी के 3 रिश्ते थे। इसने 2 शादी की और 1 गर्लफ्रेंड थी और 3 बच्चे हैं इसके पहली पत्नी से। जो सड़क पर उसके सामने महिला लेटी है और जिसको उसने 4 गोली मारी 5 थी, 1 सड़क पे धंस गई, उसका नाम नंदिनी है। नंदिनी की छोटी सी कहानी यह है कि नंदिनी के ज़िंदगी में कुल 5 लोग आए। 2 उसका पति और 3 उसका प्रेमी। 10 साल पहले नंदिनी की शादी हुई झांसी में। पहले पति के 3 दोस्त थे। तीनों दोस्त से अब नंदिनी की दोस्ती हो गई और एक साथ तीनों दोस्त से उसे प्यार हो गया। अब एक पति और 3 प्रेमी। वक्त कट रहा था। इस दौरान में एक बेटा भी हुआ नंदी को। लेकिन फिर तभी एक और शख्स जिंदगी में आ गया। मतलब अब 3, 1, 4, 1, 5 हो गए। जब 5वां प्रेमी अचानक आया तो बाकी के 3 प्रेमी को बुरा लगा कि ये क्या हुआ। उन्होंने नन्नी से कहा यह ठीक नहीं है। तब नन्नी कहा ठीक है। चौथे प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने 5वें प्रेमी का मर्डर कर दिया, मार डाला उसे। लेकिन यह कत्ल छुपा नहीं, पकड़ा, मामला खुल गया। नंदिनी और उसके चौथे प्रेमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये बात है 2017 की। इसके बाद अब नंदिनी को पकड़कर जेल भेज दिया गया, दतिया जेल। 4 साल 6 महीने यानी 4.5 साल तक नंदिनी एक मर्डर केस में उस जेल में बंद रही। जेल से वो छूटती है 2021 या 22 में। अब वो झांसी और वहाँ दतिया रह नहीं सकती थी क्योंकि एक प्रेमी के कत्ल का इल्ज़ाम था। एक शादीशुदा महिला, उसे लगा अब एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए एक नया शहर चुने, तो वो झांसी को छोड़ देती है और पहुंच जाती है ग्वालियर। अब वो ग्वालियर आती है। पैसे वैसे थे, उसके दोस्त प्रेमी भी थे। ग्वालियर में वो एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत चल रही है। ग्वालियर आने के बाद सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहती है। इसी दौरान में ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक उसका फ्रेंड बनता है। उसका नाम है अरविंद परिहार या अरविंद ठाकुर। वो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पोस्ट पे कमेंट्स करते, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते। ये सिलसिला करीब 6 महीना चला। फिर इसके बाद अब 2023 आ गया। 2023 में दोनों मिलते हैं और तय करते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना शादी कर लें। अब अरविंद ठाकुर और नंदिनी 2023 में आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इस शादी से पहले दोनों ने अपना अपना अतीत यानी पास्ट या माजी कहे छुपा लिया। अरविंद को यह पता नहीं था कि नन्नी की जिंदगी में उससे पहले एक पति और 3 प्रेमी, एक प्रेमी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जा चुकी है। और नंदिनी को ये पता नहीं था कि अरविंद पहले से शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं और एक और महिला उसकी ज़िंदगी में। बट साथ जब रहना शुरू किए तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अब झगड़ा बढ़ने लगा और अब दोनों का पास्ट दोनों के बीच में आ गया। रिश्ता तार तार होने लगा। लेकिन ये रिश्ता सबसे ज़्यादा बुरा तब हुआ जब 2024 में नंदिनी एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने कहा कि उसे उसके पति अरविंद ठाकुर ने कार के नीचे कुचल कर मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश का मामला था। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ लिखा रही थी। पुलिस ने फौरन केस रजिस्टर किया और हत्या की कोशिश के इल्ज़ाम में अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब अरविंद जेल में है। कुछ वक्त बीता। अरविंद के बाकी लोगों के ज़रिए बात नंदी तक पहुंची कि कुछ समझौता हो जाए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब नंदी ने कहा ठीक है। उसने केस वापस ले लिया। जैसे ही केस वापस लिया 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में अरविंद जेल में था। नंदी के केस विड्रॉ करते ही कोर्ट में वो जेल से बाहर आ गया। बाहर तो आ गया लेकिन अब दोनों के रिश्ते बड़े कड़वे हो चुके थे क्योंकि पत्नी पति को जेल भेज चुकी थी
और पति को यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी पत्नी उसे जेल भेजे। तब ग्वालियर में दोनों, लेकिन ये अब एक साथ नहीं रह रहे। वक्त बीतता है। इस दौरान में अब अरविंद के मन में भी नंदिनी को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। दो ऐसे लड़के थे जिन्हें लेकर एक हमेशा उसको रहता था कि ये उसके प्रेमी है, और इसी वजह से इन दोनों के बीच में और झगड़ा होता। अंकुश पाठक और कल्लू ये तो दोस्त थे जो नंदिनी के बड़े करीब थे, और अरविंद ठाकुर को लगता था कि ये दोनों उसके प्रेमी हैं। हालांकि सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन अक्सर वो मिलती, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी तस्वीरें भी थी। अचानक अब अरविंद ठाकुर ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पत्नी नंदिनी की तस्वीरें, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, उसके इन्हीं दो दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर डालने लगा। इससे नंदिनी परेशान हो गई, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से वो बदनाम हो रही थी। फिर इन दोनों के बीच में बड़ी कड़वाहट आई, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। आखिर में लास्ट 9 सितंबर को नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर अपने ही पति अरविंद के खिलाफ ये शिकायत करती है कि वो सोशल मीडिया पर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे मारने की भी कोशिश की थी। 9 सितंबर मंगलवार का दिन था जब नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंची थी, और ये उसी 9 सितंबर यानी उसकी मौत से 3 दिन पहले की वो तस्वीर है। और इत्तेफाक से जब पता चला कि एक पत्नी को उसी का पति सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहा है, तो मीडिया वालों को भी लगा कि ये डिफरेंट स्टोरी है। सब पहुंच गए। नंदिनी के सामने कई माइक और नंदिनी स्टेटमेंट दे रही है। मौत से उसके 3 दिन पहले 9 सितंबर की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और सुनिए इसमें नंदिनी उस वक्त क्या बोल रही थी। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं, और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकले आए तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गाँव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो, और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका राजीनामे का दबाव डाल रहा है। हाँ, क्या नाम है पूरा? अरविंद परिहार। 2023 में आपके द्वारा हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ। मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी है मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहा है। मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ, करिए। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चले जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जनहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो नंदिनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने सारी बातें रखी। उसने ये भी कहा कि मारने की कोशिश की थी, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन के बाद 12 सितंबर की तारीख, फ्राइडे का दिन, नंदिनी एक बार फिर अपने उन्हीं 2 दोस्तों के साथ, जिन पर अरविंद को शक था कि ये दोनों उसके प्रेमी हैं, अब साइबर सेल के दफ्तर पहुंचती है ग्वालियर में, अपने ही पति अरविंद के खिलाफ कंप्लेन या एफआईआर लिखाने के लिए। इत्तेफाक से ये बात अरविंद को पता थी। नंदिनी अपने दोनों दोस्तों के साथ साइबर सेल के दफ्तर जाती है, वहाँ कंप्लेंट लिखाती है, फिर बाहर निकलती है, एक ऑटो पर बैठती है। उस ऑटो पर नंदिनी और उसके वही दोनों दोस्त और साथ में 2 और मुसाफिर थे जिन्हें स्टेशन जाना था। अरविंद लगातार इन लोगों का पीछा कर रहा था। जैसे ही ये ऑटो
कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की तरफ मुड़ा। अरविंद पीछे पीछे। उसने अचानक हाथ पकड़ने की कोशिश की उसके दोस्तों की, लेकिन किनारे में थी नंदिनी। नंदिनी का हाथ उसके हाथ में, उसने खींचा। नन्ही ऑटो से बाहर गिर पड़ी। उसने तमंचा निकाला, उससे लड़ाई की, और फिर उसके बाद वो हुआ जो आपको शुरू में दिखाया। जो उसने गोली मारी वो सारी चीज़ें कैमरे में कैद हैं। लाइव मर्डर, इसके बाद लाइव एफबी पर कमेंट्री। फिर उसे पकड़ा गया। अब जब ये सब कुछ हो गया तो फिर ये पूछा गया कि जब ये सब कुछ हुआ, एक ही ऑटो पर जा रहे हैं और जिस पर शक है उन्हीं दो दोस्तों पर, वो भी तो दोनों दोस्त ऑटो में थे, तो जब नंदिनी को खींच लिया और उसके हाथ में पिस्टल देख चुका है कि अरविंद के हाथ में पिस्टल है, तो उसका वही दोस्त जिसके ऊपर ये भी है कि वो प्रेमी होने का शक है, वो दोनों दोस्त नंदिनी को छोड़कर क्यों भाग गए? वो ऑटो से वो भी उतर सकते थे, अपने दोस्त को बचा सकते थे। तो इस पर नंदिनी के उसी दोस्त ने, जिसका नाम अंकुश पाठक है, बाद में अपनी सफाई दी। क्या कुछ कहा उसको भी सुन लीजिए। हम एसपी ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे, क्योंकि अरविंद परिहार है जो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया। तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रुको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया। तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो वो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया। उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में, और दो लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए थे। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा में। जी हम भाभी मानते थे। हाँ, फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया, तो वो नीचे गिरा लिया था। तो उसने फायरिंग की। उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं, वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं, वो हाँ पहले धमकाता था उनको। उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते थे। तो इसके हिसाब से जब नन्नी को खींचकर अरविंद ने नीचे उतार लिया तो तमंचा देखकर ऑटो वाला डर गया और वो भगा गया, इसलिए दोनों भाग लिए। लेकिन आगे जाकर भी उतर सकते थे, लेकिन इसकी कोई सफाई नहीं। खैर, तमंचा या पिस्टल देखकर किसी की भी हालत ख़राब हो सकती है। अब इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि नन्नी मर चुकी है। अरविंद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पोस्टमार्टम हुआ, अब लाश घर वालों को सौंपी जानी है। लेकिन पति तो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की, दोनों के परिवार वाले इनसे नाराज। पहला पति अब लाश क्यों ले? अब लाश नन्नी की उसके माँ बाप ही ले सकते हैं। पिता ने साफ मना कर दिया। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये कि एक कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम हो चुका, परिवार है, रिश्तेदार है, लाश कोई लेने को तैयार नहीं। तभी इसी बीच में इन्हीं दो दोस्तों ने ये कहा कि आप कोई नहीं ले रहा, आप हमें ही दे दीजिए। अब पुलिस के सामने कानूनी दिक्कत ये कि चूंकि वो रिश्तेदार हैं नहीं सीधे तौर पर, तो आप किसी भी दोस्त या ऐसे लोगों को हवाले लाश नहीं कर सकते, सौंप सकते। तो पुलिस कानूनन उन्हें लाश नहीं सौंप सकती थी। खैर, फिर नन्नी के घर वालों को मनाया गया, उसके पिता को समझाया गया, और आखिर में यह मसला यूं हल हुआ कि नन्नी के पिता आए और उन्होंने लाश लेने की अपनी हामी भर दी, और फिर नन्नी का अंतिम संस्कार हो गया। तो ये थी वो कहानी, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जिसकी एक कहानी 2010 की थी, और उसी स्टेडियम के बाहर एक कहानी
जिसमें अपनी ही बीवी का कत्ल करने के बाद उसी स्टेडियम की दीवार के किनारे बैठकर वो उस कत्ल की लाइव कमेंट्री कर रहा है। क्या कुछ होता है। खैर, इस कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम सभी ने कभी न कभी देखा होगा, जैसे घर में हम लोग छोटी मोटी अगर चोरियां करते या कोई शैतानी बदमाशी करते तो पकड़े ना जाए उसके लिए कई तरह की उल जुलूल की हरकतें करते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था कि बहुत घबराए होते थे, पकड़ा गया तो पिटूंगा, बचना भी है, तो फिर कैसे उस वक्त चेहरे पे कौन से हाव भाव लाया जाए, कैसे नॉर्मल रहा जाए, कैसे दिखाया जाए कि मैंने तो कुछ किया नहीं। ख़ासतौर पर जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या पुलिसिंग में हैं, जो केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है इंसानी चेहरों को और उसके हाव भाव को पढ़ना। कई बार ये ख्याल आता है हमेशा कि एक कातिल जब कत्ल करता है तो कत्ल करते वक्त उसके हाव भाव कैसे होते हैं, उसके चेहरे पर क्या होता है, वो बोलता किस तरीके से है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, और कत्ल के फ़ौरन बाद उसके बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसके हाव भाव, उसके चलने उठने बैठने बात करने के तरीके में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये हकीकत में ऐसा है कि एक कातिल जिसको कत्ल किए हुए 5-10 मिनट से भी ज़्यादा ना हुआ हो, जो 15 मिनट हुआ हो, और उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बर्ताव, उसका हाव भाव बिल्कुल आम इंसानों जैसा हो जाए? केस स्टडी है एक तरह से। इस कहानी के साथ और शुरुआत में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये एक लिफ्ट की तस्वीर है। इस वक्त लिफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये 2 लड़के हैं। 10 सितंबर की अभी ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शाम के 5 बज चुके हैं। अब इस लिफ्ट में सिर्फ यही दोनों हैं। इन दोनों के पास एक बैग भी है, शायद पिट्ठू बैग है, भरा हुआ है। दोनों इस वक्त नहाए धोए नजर आ रहे हैं, साफ सुथरे हैं, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि कुछ लगा हुआ है। एक दूसरे को दिखा भी रहे हैं, कभी गर्दन पर, कभी चेहरे पर, और फिर लिफ्ट में इधर उधर थोड़ा टहल भी रहे। अब इस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे कि इसमें क्या अनोखी चीज़ है, इसमें क्या अलग है, क्या डिफरेंट है? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो अभी आप इन दोनों को देख रहे हैं, इससे ठीक 10 से 15 मिनट पहले मुश्किल से ये कत्ल करके आए। कत्ल करने के बाद जिस घर में इन्होंने कत्ल किया, उस घर से निकलकर बराबर में लिफ्ट, और उसी लिफ्ट में इस वक्त ये दोनों आपको इस हाल में दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ध्यान से देखिए। क्या इनके हाव भाव, इनके शक्ल, इनकी आंखें, इनके बॉडी लैंग्वेज, इनके बर्ताव, इनके बिहेवियर को देखकर आपको ज़रा सा भी एहसास या ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये दोनों अभी कत्ल करके आया, इसके हाथ खून से रंगे हुए। कहीं से भी, किसी एंगल से, किसी कोने से, शक्ल के किसी भी हाव भाव से ज़रा सा भी एहसास या आभास नहीं होता कि ये दोनों अभी अभी एक खून करके आए। लेकिन हकीकत यही है। इस लिफ्ट में आने से मुश्किल से कुछ मिनट पहले इन्होंने 50 साल की एक लेडी का मर्डर किया, और मर्डर भी इतने ब्रूटल तरीके से कि क्या कहें। ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक जगह है कुकटपल्ली, और इसी कुकटपल्ली इलाके में एक पॉश कॉलोनी, पॉश अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट का नाम है स्वान लेक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के 13th फ्लोर पर एक स्टील कारोबारी या स्टील के बिजनेसमैन रहा करते थे, राकेश अग्रवाल, और उनकी पत्नी रेनू अग्रवाल, और उनके 2 बच्चे थे। आमतौर पर बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते तो राकेश और रेनू अग्रवाल इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे। 10 सितंबर की शाम की बात है। चूंकि वाइफ घर में अकेली होती तो राकेश को फिक्र होती, वो बीच बीच में अपनी वाइफ को फ़ोन करते। अगर उनकी बीवी कभी बिजी होती, या किचन में होती, या बाथरूम में होती, या कुछ और गेस्ट आ जाते, या पड़ोस में चले जाती, तो कॉल बैक ज़रूर करती थी। 10 सितंबर को भी दोपहर के बाद करीब 4 बजे के आसपास राकेश अग्रवाल ने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं। उन्हें लगा कि बिजी होगी, कॉल बैक आएगा, क्योंकि ये बरसों से हो रहा था। लेकिन कुछ वक्त बीता, कॉल बैक आया ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर फ़ोन घुमाया, फिर फ़ोन नहीं उठा, लेकिन कॉल भी नहीं आया वापस।
अब उन्हें टेंशन हुई। जब उन्होंने 5-6 बार ये कर लिया तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना उनकी बीवी कॉल बैक ज़रूर करती है। अब वो अजीब अजीब बातें सोचते हुए फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं घर के लिए। अब जब घर पहुँचते हैं, डोरबेल बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं। कई बार घंटी बजाए नहीं खुला। अब फिर अपनी वाइफ रेनू अग्रवाल को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन उठ नहीं रहा है और परेशानी बढ़ी। फिर उन्होंने फ़ौरन अपार्टमेंट के जो लोग हैं जिम्मेदार सोसाइटी से जुड़े हुए, उनको कॉल किया, बताया। तो फिर प्लम्बर आया। प्लम्बर ने एक बालकनी है उसका दरवाज़ा खोला और इसके बाद ये लोग प्लम्बर के साथ अब अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं, सामने जो पहली चीज़ है जिस पर नज़र पड़ती है, सबकी चीखें निकल जाती हैं। सामने रेनू अग्रवाल की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। करीब जाकर देखा तो चेहरा और सर बुरी तरह से किसी, ऐसा लगता बार बार किसी चीज़ से मारा गया। गला कटा हुआ, जिसमें के अलग अलग हिस्सों पर चाकू और बाकी हथियारों के निशान, और लाश से कुछ दूरी पर एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था। प्रेशर कुकर को तो देखा कि उसके पेंदे पर खून ही खून लगा हुआ है। समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि इस प्रेशर कुकर से सर पर काफ़ी वार किया गया था। रेनू अग्रवाल के हाथ और पैर दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे। घर की कुछ अलमारियां खुली हुई थी जिनमें ज्वेलरी थी, जिसमें पैसे थे। कैश ज़्यादा रखते नहीं थे, करीब लाख रुपए के आसपास, और 8-10 तोला सोना होगा, वो सब गायब था। अब पुलिस फौरन आती है, तफ्तीश शुरू होती है, पूछताछ होती है। सीसीटीवी कैमरे सबसे पहले खंगाले जाते हैं। तो जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो शुक्र ये था कि सारे कैमरे काम कर रहे थे। तो 1311 नंबर इस फ्लैट से जो सीसीटीवी कैमरा शुरू होता है वो लिफ्ट तक, फिर लिफ्ट के अंदर भी कैमरा, और फिर लिफ्ट के नीचे पार्किंग में भी कैमरा, हर जगह कैमरा। शाम का वक्त, कुछ ही पल लगते हैं ये समझने में कि ये काम किसने किया, क्योंकि उस कैमरे में 2 ऐसे चेहरे कैद होते हैं जिन्हें राकेश अग्रवाल भी जानते हैं और सोसाइटी के बाकी लोग भी। सीसीटीवी कैमरे में जो 2 लोग कैद थे उनमें से एक था हर्ष और एक का नाम था रोशन। हर्ष सिर्फ 11 दिन पहले राकेश अग्रवाल के यहाँ एक घरेलू नौकर के तौर पर काम करने आया था, क्योंकि उनके घर पर जो इससे पहले काम कर रहा था उसे छुट्टी पर जाना था और वो गांव चला गया। तो कोलकाता में एक प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके ज़रिए हर्ष इस घर तक पहुंचा एक घरेलू नौकर के तौर पर। 11वां दिन था इसका। जो दूसरा शख्स उसके साथ था वो था रोशन। राकेश अग्रवाल का घर इस स्वान लेक अपार्टमेंट में 13वीं मंजिल पर था, 13th फ्लोर पे, जबकि जो रोशन था वो उसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर एक दूसरे घर में बतौर घरेलू नौकर काम करता था। दोनों इत्तेफाक से एक ही जगह से थे, झारखंड में, रांची से। एक ही जगह के होने की वजह से जल्दी दोनों में दोस्ती हो गई और अक्सर दोनों मिलते बात भी करते। तब इन दोनों की शिनाख्त हो गई, लिफ्ट में भी। उसके बाद एक पार्किंग का कैमरा दिखा सीसीटीवी का, तो उसमें दिखता ये है कि ये दोनों जो बैग लेकर घर से निकले अग्रवाल साहब के यहाँ से, फिर लिफ्ट में दाखिल हुए, लिफ्ट के बाद नीचे पार्किंग में जाते हैं, वहाँ से एक स्कूटी उठाते हैं और स्कूटी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये स्कूटी भी किसी और की नहीं, राकेश अग्रवाल की थी। घर के आसपास के काम के लिए, नौकरों के लिए स्कूटी रखी हुई है, तो स्कूटी भी उन्हीं के ले गए। तब ये बात समझने में वक्त नहीं लगा कि काम इन्हीं दोनों का है। अब हैदराबाद पुलिस की कई टीमें एक साथ बनती हैं और अब इन दोनों की तलाश शुरू होती है। उधर कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी से भी बात की जाती है। तलाश शुरू, लेकिन कोई सुराग नहीं। इस दौरान में सोशल मीडिया पर भी, चूँकि ये एक पॉश एरिया का अपार्टमेंट और उसमें एक ब्रूटल मर्डर, तो सोशल मीडिया पर इन दोनों की और ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें जो आपने देखी लिफ्ट के अंदर, ये भी अब सामने आई, लोगों ने देखना शुरू किया। लेकिन इधर हैदराबाद पुलिस हर तरफ से तलाश कर रही है, कोई सुराग नहीं। पता चला ये रांची के हैं तो एक टीम रांची भी निकल गई, लेकिन दोनों वहाँ घर पर मिले नहीं। अब पुलिस अपनी जांच जारी है, दोनों की तलाश जारी है। इसी दौरान में रांची पुलिस को एक दिन एक फ़ोन आता है, ये कल की बात है,
और वो बंदा फ़ोन करके पुलिस से कहता है कि सर हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में एक लेडी का जो मर्डर हुआ और 2 लोग जो लिफ्ट में नज़र आ रहे हैं कातिल के तौर पर, जिन्हें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अभी अभी मैंने उसको अपने कैब से उतारा है और मैंने सोशल मीडिया पर उन दोनों की तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, और वो वही दोनों हैं। रांची पुलिस को जैसे ही पता चला, हैदराबाद पुलिस पहले ही रांची पुलिस से कांटेक्ट कर चुकी थी, इन दोनों की डिटेल दे चुकी थी। कैब ड्राइवर से फ़ौरन पुलिस ने कहा कि डिटेल बताओ सब, कहाँ उतारा। कैब ड्राइवर ने उन्हें सारी निशानदेही बताई, कहाँ कहाँ पे किया। इसके बाद रांची पुलिस की मदद से सिर्फ इस कैब ड्राइवर के एक इनपुट की वजह से ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। इन दोनों को पकड़ा जाता है। ये दोनों रांची में अपने घर की बजाय रोशन के एक भाई के घर पर ठहरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हैदराबाद पुलिस आएगी। तो पुलिस हर्ष और रोशन के साथ साथ रोशन के भाई को भी अरेस्ट कर लेती पनाह देने के इल्ज़ाम में। अब इसके बाद इनके पास से जो सामान है, कुछ जेवर और कैश बरामद होते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि हमने रांची में बेच दिया। अब वहाँ से रिकवरी की कोशिश की जा रही है। फिर ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें हैदराबाद लाया गया। जब हैदराबाद लाया गया और इनसे पूरी पूछताछ हुई तो इन्होंने जो कहानी सुनाई, लिफ्ट में इन दोनों का चेहरा देखकर कहीं से भी ये गुमान या अंदाज़ा हो नहीं सकता कि ये इतने वहशी और दरिंदे हो सकते हैं। इन्होंने बताया कि जब 11 दिन पहले वो आया, घर में उसने देखा स्टील के बिजनेसमैन, घर में कोई है नहीं, दोनों बच्चे ज़्यादातर बाहर पति पत्नी रहते हैं और पूरे दिन सिर्फ पत्नी रेणु अग्रवाल घर में रहती हैं। और ये जो लड़का था हर्ष, ये पहले ड्रग एडिक्ट भी रहा है, रिहैब में भी गया है, क्राइम में भी इसका रिकॉर्ड रहा है। ये आ गया था हैदराबाद। अब यहाँ आने के बाद इसके मन में लालच आया कि इस घर में तो बड़ी आसानी से चोरी की जा सकती है। तो इसने कहा क्यों ना इस घर को लूटा जाए। ऊपर के फ्लोर पे इसको इसका साथी मिल गया रोशन, उसने इससे बात की, रोशन भी लालच में आ गया। दोनों ने फिर ये तय किया कि जिस दिन ये घर में अकेली होंगी रेणु, उसी दिन धावा बोलेंगे। अब हर्ष चूंकि रेणु के ही घर में रह रहा है, रोशन ऊपर के फ्लोर पे 14th पे। 10 सितंबर को मौका मिल गया। हर्ष ने कहा कि रेणु अग्रवाल अकेली हैं, तुम आ जाओ। वो आया, इसने दरवाज़ा खोला। अब रेणु घर में अकेले। इसने सीधे प्रेशर कुकर उठाया और रेणु के सर पर जोर से मारा। रेणु गिर पड़ी। इसके बाद अंधाधुंध प्रेशर कुकर से पहले सर पर वार करता गया। जब वो लहूलुहान गिर पड़ी और लगभग बेहोशी के आलम में होने जा रही थी, तभी फिर ये रस्सी अपने साथ लाए और उन्होंने रस्सी से रेणु अग्रवाल के हाथ पैर दोनों बांध दिए। कुकर से लगभग काम हो चुका था, लेकिन इन दोनों को यह था कि अब मारना है। फिर वहीं एक कैंची पड़ी हुई थी, उस कैंची को उठाया और उस कैंची से अब रेणु के गले पर, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। एक कैंची से मार रहा है, दूसरा तब तक किचन में चला गया। वहाँ देखा उसकी नज़र एक चाकू पर पड़ी। वो चाकू उठा लाया। अब वो चाकू से मारने लगा। तो पहले प्रेशर कुकर से मारा, फिर कैंची से मारा, फिर चाकू से मारा, और जब यकीन हो गया कि अब रेणु जिंदा नहीं है, तो फिर दोनों शांत अब उस कमरे में गए। चूँकि हर्ष को 11 दिन में ये पता था कि यहाँ पे पैसे और बाकी चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं। वो गया, उसने अलमारी खोली, वहाँ करीब लाख रुपए के आसपास कैश था, वो निकाला, जेवर निकाले, एक पिट्ठू बैग उसके पास, और भी कुछ कीमती चीज़ें, घड़ी वड़ी, उसने सब उठाया और उस बैग में पैक किया। अब दोनों निकलने वाले थे, लेकिन तभी उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि कपड़ों पर खून के निशान लग गए, क्योंकि कुकर से मारने, कैंची और चाकू से, तो खून के छींटे इनके ऊपर भी आए। तो अब दोनों को लगा कि सूरत में तो बाहर जाएंगे तो फ़ौरन पकड़े जाएंगे। तो हर्ष ने कहा कोई बात नहीं, कोई अभी आने वाला तो है नहीं। बारी बारी से दोनों बाथरूम गए। लाश उसी घर में पड़ी है, थोड़ी दूरी पर बाथरूम है। बाथरूम में जाकर दोनों ने कपड़े उतारे, बाथरूम में नहाया, फिर वहीं कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद उन्हें पता था घर में परफ्यूम कहाँ रखा, उन्होंने परफ्यूम उठाया, दोनों ने परफ्यूम लगाया, और सब करने के बाद पूरे घर को तसल्ली से देखा कि कुछ और तो लूटने के लिए बचा नहीं है। जब तसल्ली हो गई तो फिर अब दोनों 5 बजे के आसपास घर से बाहर निकलते हैं। बाहर आते हैं लिफ्ट में। जो लिफ्ट में वो उस वक्त एक देख रहा, उसमें से जो आपने देखा होगा,
तो उस वक्त भी ये देख रहा है कि कहीं कोई खून का निशान छूट तो नहीं गया। वो इसीलिए अपने पीछे ये सारी चीज़ें देख रहा था। फिर लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और उसके बाद वहाँ से स्कूटी से बाहर, फिर स्टेशन, फिर रांची, और आखिर में कैब ड्राइवर की अलर्टनेस की वजह से दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। चाहते तो दोनों लूट कर भी घर से निकल सकते थे। रस्सी से हाथ पैर बांध दिया था, मुंह बांध देते, रेनू अग्रवाल की जान बच जाती, लेकिन मारना था उन्हें सिर्फ लूटपाट के मकसद से, और किस वहशियाना तरीके से मारना था। लेकिन आखिर में वही हुआ जो हर क्रिमिनल सोचता है कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा नहीं। दोनों पकड़े गए। लेकिन इस इंसिडेंट ने एक सभी के लिए सबक भी है कि हम आप बहुत सारे लोग जो प्लेसमेंट एजेंसी के ज़रिए घरेलू काम के लिए घरेलू नौकरों को रखते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि कोई प्लेसमेंट एजेंसी उसकी गारंटी ले लेती है कि नहीं ठीक है, कैरेक्टर ठीक है, सब कुछ अच्छा है और हम रख लेते हैं, उसमें एक रिस्क है। इसलिए ठोक पीट कर कई जगह से कंफर्मेशन के बाद, उसकी फैमिली के बारे में हिस्ट्री जानने के बाद ही किसी अनजान शख्स को अपने घर में इस तरह एंट्री देनी चाहिए। और ज़रूरी है कि एंट्री देने से पहले पुलिस को इसके बारे में ज़रूर जानकारी दी जाए, ताकि पुलिस भी बता सके कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर यहीं पे हर्ष के बारे में वेरिफिकेशन ढंग से होता तो पता चल चुका होता कि इसके ऊपर पहले भी क्राइम के केसेस हैं, ये पहले ड्रग्स लेता था, रिहैब सेंटर कोलकाता में इसका इलाज भी हुआ, तो शायद एक ड्रग एडिक्ट और इस तरह के किसी शख्स को कोई अपने घर में आने भी नहीं देता। लेकिन ये सारी जानकारी सामने नहीं आई। शायद प्लेसमेंट एजेंसी को भी क्या पता कि ना पता हो, और अगर पता है फिर भी उसने भेजा तो वो भी गुनहगार है। इसलिए हैदराबाद पुलिस उस प्लेसमेंट एजेंसी से भी पूछताछ कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सारी चीज़ों में इन दोनों के हाथों एक बड़ी ही बेरहमी से कत्ल हुआ। और जो शुरू में मैंने कहा था वही तस्वीर अब इस सारी कहानी को सुनाने के बाद आपको फिर दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि ये केस स्टडी है। वाकई इन दोनों को देखकर इस तस्वीर में कहीं से भी एहसास हो रहा है कि 10-15 मिनट पहले इन्होंने क्या क्या किया। वो कुकर, वो कैंची, वो चाकू, वो नहाना, कपड़े बदलना, परफ्यूम लगाना, फिर यूं बंद संवर कर बाहर आना और चले जाना, और थोड़ी देर पहले अपने ही जैसे एक इंसान को मार कर निकलना। कहीं भी इनके चेहरे से कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं। इसीलिए कभी किसी के चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि चेहरे पे हर इंसान के कई चेहरे होते हैं। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।